खेल के मैदान से कि एक और एडिशन में आपका खैर मकदम है और हम SHQ रेडियो एक्टिव पे मिल रहे हैं। और अब ये फिलहाल हम हफ्ते में एक बार कर रहे हैं और आज हम संडे को मिल रहे हैं। आज आपके सवाल हैं, क्विज है, उसके अलावा कुछ बातें हैं क्रिकेट के हवाले से जो पिछले हफ्ते हमने शुरू की थी, उनको आगे बढ़ाएंगे। लोग हैं जिन्हें दुनिया में कुछ सूरत हाल है उस पर रिएक्ट किया है खिलाड़ियों ने, खिलाड़ियों ने क्या कमेंट्स दिए हैं वो कमेंट्स हम आपको दिखाएंगे। आगाज आरत नारवल से दानिश आफाकी के एक सवाल एक कमेंट के साथ। पहले ईद की मुबारकबाद सबको देते हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक ईद की। और उसके बाद ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं USA शिफ्ट करूंगा और मैं वहीं रहूंगा, वहीं खेलूंगा। और इससे पहले कुछ और खिलाड़ियों ने कहा है। दानिश कह रहे हैं कि ये एक रैश फैसला है इनकी तरफ से, या जो मैनेजमेंट है उनने ऐसा किया है कि ये मजबूर है करने पे। देखिए ऑफ लेट वो बहुत से कमेंट्स भी पास कर रहे हैं खिलाड़ियों पे, बाकी लोगों पे, प्लेयरों पे, अपने साथियों पे, पुरानों पे। जब इंसान ये लगातार करता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, जैसे आमिर की बातों की हो गई है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जब कमबैक हुआ 2-3 परफॉर्मेंस के बगैर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। तो मैं लिमिटेड ओवर्स खेलूंगा, जब वहाँ खिलाया तो 7 मैच में 1 विकेट लिया उन्हें। तो वहाँ भी वो विकेट टेकिंग बॉलर है, परफॉर्मेंस सही नहीं रही। अब जो भी वो फैसला करें उनकी मर्जी है वो। लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसमें बहुत कैलेवर था, जिसको आमदन बाहर रखा गया और वो अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, वो थे जुनैद खान। आगे आप कहते हैं क्या ये वजह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाता है, तो फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं या वो मजरूह हो जाते हैं। अभी डोमेस्टिक खिलाड़ी तो ऐसे गए नहीं वहाँ से, वो डोमेस्टिक खिलाड़ी बहुत से हैं जो बहुत मुल्कों में, यहाँ ही की बात नहीं है इंडिया की या पाकिस्तान की, जिन्हें बड़ा परफॉर्म किया लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिला मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। कमेंट्री में आप मार्क निकलस को सुनते होंगे, हैम्पशायर के बेमिसाल कैप्टन थे, बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे। इंग्लैंड आनाकानी करता रहा, कभी खेलने नहीं दिया अपनी टीम में। तो ये इंग्लैंड की बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे खिलाड़ी हुए होंगे, इंडिया में बहुत से खिलाड़ी हैं। राजेंद्र गोयल एक बड़ा एग्जाम्पल है, मोहम्मद इस्माइल है एक बड़ा फास्ट बॉलर थे, वो एक एग्जाम्पल है। एक वी शिवरामाकृष्णन थे, बहुत बेहतरीन बैट्समैन था तमिलनाडु के। गोपाल बोस थे ओपनर जो खेलते थे। बंगाल में KP भास्कर थे, ऑफलेट बद्रीनाथ थे, अबुल मौजूमदार थे, अमरजीत KP थे, जिन्हें बहुत रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन कभी खेलने का मौका नहीं मिला उनको मुल्क की टीम में। लेकिन वो मुल्क छोड़ के भागे नहीं। मैंने देखा बॉम्बे में एक विजय भोंसले नाम के बैट्समैन थे, बहुत रन बनाते। राजेंद्र सिंह हंस UP के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बहुत विकेट लेते थे। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला मुल्क में या मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। और एक खिलाड़ी का मुझे नाम याद आ रहा है जिनमें मैंने शामिल नहीं किया उनको, वो है पद्माकर शिवालकर, लेफ्ट आर्म स्पिनर मुंबई के। उनके पीरियड में जो 22 रणजी ट्रॉफी विक्ट्रीज हुई, विक्ट्रीज यानी रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी 22 मरतबा बॉम्बे की टीम, उसमें से 18 में उनका रोल था जीत में शिवालकर का। चंद बातें करूंगा शिवालकर के बारे में। शिवालकर उसी पीरियड में आते हैं, 61-62 में रणजी खेलते हैं वो। 124 मैच में 579 विकेट लेते हैं, 20 से कम की एवरेज पे और इकोनॉमी 2.3 पे। और थोड़े वो मैच्योर हो जाते हैं। तो उस पीरियड में इंडियन टीम में बिशन सिंह बेदी और सलीम दुरानी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट राघवन, ये आ जाते हैं। तो इनको कभी मौका नहीं मिला खेलने का इंडिया के लिए, ना ही राजेंद्र गोयल को मिला। शिवालकर ने अपने करियर में 42 मरतबा 5 विकेट ली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 13 मरतबा 10 विकेट लिए। और 1973 का जो रणजी फाइनल हुआ मद्रास में तमिलनाडु के खिलाफ, तो उसमें इनने 13 विकेट लिए। पहली इनिंग में 16 रन देके 8 और दूसरी में 13 रन देके 5 विकेट, 13 विकेट मैच में। यह पद्माकर शिवालकर लेफ्ट आर्म स्पिनर मुंबई के या बॉम्बे के, तब खेलते थे, छोटे थे उम्र में, तब ज्यादा टेनिस बॉल से लोग खेलते थे, ये भी सिर्फ टेनिस बॉल से खेलते थे। पहली मरतबा ब्रैडबर्न मिल्स के मैदान में इनको बॉलिंग के लिए बुलाया। इनके दोस्त थे दत्तू सतलकर, उन्होंने कहा कि लेदर बॉल से बॉल करो। इन्हें पहली बॉल की, वो कहीं दाएं के बाहर निकल गई, स्टंप्स पे गिरी नहीं। दूसरी की प्रैक्टिस हो रही थी, कहीं और गिरी बॉल। तो जो वहाँ कोच थे उसने कहा सीधी बॉल क्यों नहीं करते। तीसरी बॉल इनने की, वो टर्न हुई और जो खेल रहा था उसको ऑफ स्टंप ले गई। तो इतनी देर में एक शख्स इनके पास आया, वो इनको देख रहा था, कहा कि नौकरी चाहिए, नौकरी करोगे।
तो शिवालकर नौकरी की तलाश में थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 20 साल के थे, तलाश में थे। तो इन्हें कहा हाँ करूँगा। उसने कहा चलो मेरे साथ। तो ब्रैडबर्न मिल्स में उसने इनको नौकरी दी और वो शख्स था विनू मनकर। बाद में विनू मनकर ने इनकी मेंटरिंग की और विनू मनकर ने एक बात इनको कही, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। विनू मनकर ने कहा डोंट ट्राई टू कॉपी मी, इफ यू डू यू विल बी फिनिश्ड। उन्होंने कहा कि अपना स्टाइल बनाओ और अपने तरीके से बॉलिंग करो शिवालकर को। और शिवालकर की गाड़ी चल पड़ी। पहले 2-3 सीजन वो बॉम्बे की टीम में भी परमानेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद परमानेंट मेंबर हो गए। और जैसे मैंने कहा कि 22 में से 18 रणजी विन्स में, चैंपियनशिप विन्स में उनका हाथ था। शिवालकर से बारहा पूछा जाता है कि आपको दुख नहीं होता है आपने इंडिया नहीं खेला करके? तो कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा ये बातें याद करने से, मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं याद करता हूं जो मुंबई को मैंने जीत दिलाई है, जो रणजी ट्रॉफी जिताई है, जो वेस्ट जोन को दिलीप ट्रॉफी जिताई है, तो मैं इससे खुश रहता हूं। शायद मैं और राजेंद्र गोयल गलत वक्त पैदा हुए थे और गलत वक्त हमने क्रिकेट खेली थी। 1988 में जब वेंगसरकर कैप्टन थे टीम के इसकी मुंबई की, तो उन्हें लेफ्ट आर्म स्पिनर की तलाश की, तो उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर मिला नहीं कोई टीम के लायक। तो वो शिवालकर के पास गए, इनकी उम्र 48 साल थी। कहा कि हमारा कर्नाटक से मैच है तो आइए आप खेलिए। ये गए, खेला मैच कर्नाटक के लिए अगेंस्ट, और विश्वनाथ और रॉजर बिन्नी के विकेट ले लिए 48 साल की उम्र में। तकरीबन 25 साल इन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और उसके बाद दुनिया भर के स्पिनर जो मुंबई से निकले उनको इनने मेंटर किया और क्रिकेटर्स को मेंटर किया इनने। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और जब इनसे बारहा पूछा जाता है कि क्या लगता है आपको कि आपने इंडियन टीम में नहीं खेला जबकि आपकी परफॉर्मेंस आपको खिला लेती इंडियन टीम में, तो ये साहिर लुधियानवी के गाने की 2 लाइनें बताते हैं, 2 शेर। जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, और उसके आगे जो लाइन है, जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हो वो इनसेंसिटिव नहीं होता है किसी भी बात के मामले में। हमें लगता है वो नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा, उसको महसूस नहीं, उनको महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ खिलाड़ी हैं जो वेस्ट एशिया में हालात हैं, उनके बारे में उन्हें बहुत महसूस किया है और उन्हें ट्वीट किए हैं, उन्हें अपने कमेंट्स दिए हैं। और वो कमेंट्स खासकर क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स के हम आपको दिखाएंगे। तो फ़लस्तीन और इसराइल में जो हो रहा है उसके बारे में ये मारूफ और बड़े खिलाड़ी क्या कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि हर एक को कुछ महसूस होता है, इनको भी कुछ महसूस हुआ है, तो इनने ये बात कही है। इसमें पोग्बा है, माने है, सलाह है, रबाड़ा है,
डैरेन सैमी है, बहुत खिलाड़ी हैं जिन्हें, और उन्होंने भी कहा है, तो जिनको महसूस हुआ कि जो हो रहा नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लोग नाहक नहीं मरने चाहिए कहीं भी दुनिया में, तो ये बात इनने कही है। एक और सवाल ये मुश्ताक लोन का है, तुर्कवांगा शुपियन से, ये कहते हैं कि could Sri Lanka host IPL 2021 remaining? I don't think. Sri Lanka was never and never will be an option. मोहम्मद रमज़ान मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं कि इंजी एक अजीम बैट्समैन थे, लेकिन जब भी वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहे उन्हें यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया। किसी हद तक आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, वो एज कैप्टन भी प्राणों को रिसाइकल करते रहे। मिसबा उनके 12th मैन और उनकी टीम में 5 साल थे और 1 मैच खेला था 5 साल में उन्हें, जब तक इंजी कैप्टन थे 4-5 साल, तो ये सही है। फिर एज चीफ सेलेक्टर उन्हें कुछ नए प्लेयर लाए, लेकिन उनको पूरा मौका नहीं दिया एज चीफ सेलेक्टर उन्हें, ये भी सही है। आरिफ रशीद भट्ट का सवाल है, वो कहते हैं कि आप कहाँ देखते हैं बाबर आजम को टेस्ट में बनिस्बत T20 और वनडे के, क्योंकि उन दो में वो अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं टेस्ट में भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सेंचुरी बनाई, 97 बनाया, न्यूजीलैंड में स्कोर किया, मुश्किल कंडीशंस होती हैं, फिर साउथ अफ्रीका के साथ रन बनाए उनने, तो इसलिए वो ही इज फास्ट ग्रोइंग इनटू अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर। जो पिछली मरतबा का क्विज था उसमें हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि आइडेंटिफाई दीज 2 पर्सन, बड़े आसानी से आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत सही जवाब हमें मिले उसमें। और जो 2 हैं उस तस्वीर में वो हैं दिलीप कुमार और पॉली उमरेगर। किन्ने सही जवाब दिए, कौन विनर है, ये थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। पिछले मरतबा हमने सवाल एक उठाया कि क्या टेस्ट क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है अब, कि 5 दिन का मैच होता है, कोई जख्मी हो जाए शुरू में, फिर क्या होगा, तो एक टीम फुल स्ट्रेंथ पे होती है, दूसरी नहीं। यही सवाल इस मरतबा हमने 3 लोगों के सामने रखा और उनके रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। पहले सईद परवेज़ कैसर सुनते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट का सवाल ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये कोई आसान सवाल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। पहले ये देखना है कि किस फॉर्मेट में करेंगे, T20 है, वनडे है, T10 भी आ गया है और टेस्ट मैचेस हैं, किस में करेंगे। ये भी सही है कि बाकी गेम्स में, हॉकी, फुटबॉल, बाकी गेमों में ये सब्स्टिट्यूशन ईजी है, मगर क्रिकेट में प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट में 3-4 एस्पेक्ट गेम के ऐसे हैं जिसमें हमको कंसंट्रेट करना पड़ता है, जिसमें स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे बॉलिंग की बात हम ये नहीं कहेंगे कि स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये नहीं कहेंगे, मगर बॉलिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके लिए हमको स्पेशलिस्ट चाहिए, या बैटिंग है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। फील्डिंग तो ओवरऑल है ही, आपको अच्छे फील्डर चाहिए, बॉलिंग के साथ साथ वो भी होना चाहिए। एक विकेट कीपिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन किसकी अलाउ करेंगे, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, विकेट कीपिंग की, किसकी अलाउ करेंगे। फिर एक सवाल आता है कि सब्स्टिट्यूशन किस स्टेज पर करेंगे अलाउ। जैसे ये है कि मान लीजिए अगर टेस्ट मैच चल रहा है तो प्लेयर को लग गया, तो तब तक इंतज़ार करना है कि जब तक इसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी कि ये प्लेयर अब इस मैच में और नहीं खेल सकता है, तब सब्स्टिट्यूशन अलाउ करें। कि जब उसको लग गया, वो बाहर चला गया, अभी उसका डायग्नोस्टिक स्टडी चल रहा है, हम कहेंगे कि जी इस प्लेयर के लिए सब्स्टिट्यूट हमको चाहिए और ले लें सब्स्टिट्यूट। हो सकता है फिर मेडिकल रिपोर्ट आए क्या है कि नहीं जी ये शायद कल से खेल सके। तो एक ये एस्पेक्ट भी है जिस पर सोचना पड़ेगा कि किस स्टेज पर। दूसरा फिर ये है कि किस टाइम से सब्स्टिट्यूशन अलाउ करेंगे। जब उसको लगा उसके इमीडिएटली बात करेंगे, पहले 3 दिन में करेंगे, आखिरी 2 दिन में करेंगे, पहले दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, ये सारी चीज़ें बड़ी क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में किस स्टेज पर करेंगे। फिर उसके बाद कितनी देर करेंगे सब्स्टिट्यूशन, कितनी देर। अगर उसको पहली इनिंग में लगता है तो 1 इनिंग के लिए करनी है कि 2 इनिंग के लिए करनी है। अगर दूसरी इनिंग में लगता है तो दूसरी इनिंग के लिए करनी, तो पहली इनिंग तो प्लेयर खेल चुका है। उसके बाद सवाल ये आता है कि सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आज क्यों पड़ रही। ये इसलिए पड़ रही है कि आजकल प्लेयर्स की इंजरीज बढ़ गई हैं, क्योंकि प्लेयरों का वर्कलोड बहुत बढ़ गया। आज ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके खेलते हैं। वो मैचों के बीच में रेस्ट पीरियड या मैचों के बीच में रिकवरी पीरियड वो बहुत कम होते हैं। पहले ये होता था 2 साल 3 साल में एक टेस्ट सीरीज़ होती थी, आज तो साल में 4-4 टेस्ट सीरीज़ होती हैं, 12-12 टेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं साल में।
20-20, 30-30 वनडे खेल रहे हैं, 20-20, 30-30 T20 खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि प्लेयरों की इंजरी बहुत बढ़ गई है। मगर जहाँ तक सवाल है कि आज गेम बहुत चेंज हो गई है, हर एस्पेक्ट गेम का चेंज हो गया, हर किस्म का बैटिंग चेंज हो गई, बॉलिंग चेंज हो गई, ग्राउंड चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए। तो हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका कोई यस और नो में जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब ये है कि आपको बैठ के आईसीसी को बैठ के इस पर स्टडी करना है, जल्दी में डिसाइड नहीं करना है। एक कमेटी टीम बना के जो इसके हर एस्पेक्ट को स्टडी करे, देखे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आती है तो ये एक वेलकम साइन है। ये मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि एक वेलकम चेंज होगी गेम में, जो गेम को थोड़ा सा और कम्पिटिटिव बनाएगी। जो डिसएडवांटेज से फॉर एग्जांपल बॉलिंग साइड के एक बॉलर के बाहर जाने से इंजरी से जो बैटिंग साइड को मिलता था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या जो डिसएडवांटेज बैटिंग साइड को उसके किसी बैट्समैन की इंजरी से मिलता था तो वो भी न्यूट्रलाइज हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा अपना ख्याल ये है कि आईसीसी को इस बात पर सीरियसली सोचना चाहिए और ये एजेंडा लेके करना चाहिए कि हमको सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करनी है क्रिकेट। वो करने के लिए मोडेलिटीज, रूल्स, लॉज, सारी चीज़ें अब हमको टाइम आ गया कि प्लान कीजिए। परवेज कहते हैं मेनी थिंग्स टू कंसिडर, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ तय पाना है, उसके बाद ये सिलसिला T20 टेस्ट और वनडे में शुरू हो सकता है। मेरे ख्याल में T20 में ज़रूरत नहीं है, 20 ओवर का खेल है तो उसमें बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। किस स्टेज पे सब आएगा, कौन सा आएगा, क्या होगा, किसके बदले कौन आएगा, ये भी सोचना है। वो कहते हैं आसान जवाब नहीं है इसका, यस और नो में इसका जवाब नहीं हो सकता, ना तो सिंपल सवाल है ये। इसके बारे में बहुत कुछ सोचना है, लाहे अमल तय करना है, लेकिन एक वेलकम साइन होगा अगर क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस किया जाएगा टैक्टिकली। और ये कहते हैं आजकल खिलाड़ियों पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, बहुत मैचेस खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, इसलिए ज़ख्मी बहुत होते हैं, प्रेशर बहुत है पुराने खिलाड़ियों के मुकाबले इन पे। तो इसलिए भी अगर सब की बात हो तो अच्छी बात है, आईसीसी को सोचना चाहिए। परवेज के बाद चलते हैं इनायत जहांगीर के पास। टेनिस प्लेयर हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं अच्छी लेवल पे और मारूफ जर्नलिस्ट हैं। आज का मौजू है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट का टाइम आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे बात करने की अशद ज़रूरत है, और मेरी राय में इस वक्त अशद ज़रूरत है कि टेस्ट क्रिकेट को बैलेंस करने के लिए जो है एक सब्स्टिट्यूट का जो फार्मूला है, जो फुटबॉल में है, हॉकी में है, कई एक गेम्स में दिया गया है, गेम्स को इम्प्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक मौका मिलता है टीम को सब्स्टिट्यूट उतार के कि वो अगर कहीं पे खामी रह गई हो इनिशियल सिलेक्शन में तो वहाँ पे वो दूर की जाए। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, खासकर टेस्ट क्रिकेट का सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक सब्स्टिट्यूट का जो स्कीम है, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि ओवर द कोर्स ऑफ 5 डेज़ जो पिच है वो मुख्तलिफ़ किस्म की करवटें लेता है। हमने देखा है कि टेस्ट मैच में कि एक टीम जो है वो फास्ट बॉलिंग अटैक लेके आती है, दे गो विद 1 बैट्समैन शॉट एंड सडनली जो है कि जो पिच है वो इट टर्न्स आउट टू बी अ डस्ट बॉल, तो दे डोंट हैव एन ऑप्शन, फिर वही फास्ट बॉलर लेके उनकी पिटाई होती है। होम टीम जनरली वो एडवांटेज लेती है और उनके पास वैसे बॉलर्स होते हैं, या फिर जब सब कॉन्टिनेंट टीम्स अब्रॉड जाती हैं तो वो भी एक उनका जो जनरली एक माइंडसेट होता है कि 4 दिन अगर फास्ट बॉलिंग मतलब को असिस्ट करती है पिच, तो 5वें दिन एटलीस्ट जो है स्पिनर्स दे कम इनटू प्ले। लेकिन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि 5वें दिन पे भी जो है स्पिनर्स काम में नहीं आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा बैगेज बन जाता है। सो द टीम शुड बी अलाउड टू चेंज देयर personnel, at least 2 personnel through the course of the game, ताकि एक डायनेमिक पोजीशन सिचुएशन बनी रहे और एक इंटरेस्ट बना रहे। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंजरी की वजह से दे गो विद 4 फास्ट बॉलर और 4 बॉलर्स ओनली, एक बॉलर को इंजरी हो गई तो वो फिर 3 बॉलर रह जाते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, उससे जो है बाकी खिलाड़ियों पे भी बोझ बढ़ जाता है, इंजरी का खतरा रहता है। तो ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट और जो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रहे टेस्ट क्रिकेट में, उसके लिए ये आई थिंक दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। ये इनायत जहांगीर कहते हैं कि सब शुड बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक हॉकी एंड फुटबॉल, तो लगता है वो ज़रूरी है। और इनका नुक्ता निगाह थोड़ा डिफरेंट है।
ये कहते हैं कि अगर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए और टर्निंग विकेट था, तो आप चाहेंगे कि स्पिनर टीम में आ जाए, आप एक को बाहर निकालेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ इंजरी की बात इनने नहीं की, बाद में इंजरी के बारे में भी कहा। तो इन्हें एक नया इसको नज़रिया दिया जो हॉकी और फुटबॉल में होता है कि एक प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बदले उसकी जगह नए को ले आए। या अगर आपको लगता है कि डिफेंस में हमारे पास ज़्यादा आदमी है, इस वक्त अटैक करके गोल करने हैं, तो डिफेंडर को रिप्लेस करके एक मिडफील्डर को ले जाते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर को, दोनों काम करता है। तो वैसी चीज़ों की तरफ इन्हें इशारा दिया है। ये कहते हैं टू इम्प्रूव लाइनअप, टू मेक अ कंटेस्ट इक्वल फॉर बोथ होस्ट एज वेल एज विजिटिंग टीम। इश्तियाक खान साहब की फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बीसीसीआई के क्रिकेटर हैं, ये क्या कहते हैं? टेस्ट क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो एक अनफेयर एडवांटेज उसे टीम को मिलता है। मान लीजिए कोई फास्ट बॉलर पहले ही दिन इंजर हो जाता है तो फिर उसका रोल ही नहीं रहता। अगर विकेट कंड्यूसिव हो फास्ट बॉलिंग तो दूसरी टीम को एक जबरदस्त एडवांटेज मिल जाता है। इसी तरह कोई बैट्समैन हो जिस पर टीम डिपेंडेंट हो, वो इंजर हो जाएगा तो अगेन अनफेयर एडवांटेज ऑन द अदर साइड। जब बाकी जो बहुत सारी स्पोर्ट्स ये टीम स्पोर्ट्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन होता रहता है, हॉकी में तो 4-4, फुटबॉल में भी ऐसा ही है, तो क्रिकेट में ना हो, थोड़ा इस पे आईसीसी को गौर करना चाहिए, पैरामीटर्स ले डाउन करने चाहिए। वो पुराने स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट खेलते थे अर्ली 70s उससे पहले, वो तो स्पोर्ट्समैनशिप आजकल तो नहीं रही। इसमें एक चीटिंग का अंसर भी आ सकता है कि लगे कि तीसरे चौथे पांचवें दिन बॉल टर्न करेगा तो कोई प्लेयर इंजरी फेन करेगा और उसके बदले से वो स्पिनर को लाएंगे अंदर। ये चीजें तो हो सकती हैं, इसलिए इसमें मेरे ख्याल से बैट्समैन के बल्ले बैट्समैन, फास्ट बॉलर के बल्ले फास्ट बॉलर और स्पिनर के बल्ले स्पिनर आना चाहिए। और इसमें एक जो मैच रेफरी है उसका भी रोल आ जाता है, वो उस पर ठीक से देखे कि जब मेडिकल ओपिनियन आए कि ये बिल्कुल इंजरी तो वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इसमें कोई फेन कर रहा है इंजरी है, ऐसा इस बैट्समैन का, इस बॉलर का आगे जाके इस मैच पे कोई रोल नहीं है, तो उसके बदले उनको सब्स्टिट्यूट की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए उनको पहले एक लिस्ट मैच रेफरी को देनी चाहिए कि अगर, और इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि सिर्फ एक ही इंजर्ड प्लेयर के बदले एक सब्स्टिट्यूट आ सकता है, वो हो सकता है। तो लिस्ट अगर होगी 2-3 प्लेयर उनकी, एक स्पिनर के, फास्ट बॉलर के और एक बैट्समैन की अगर इंजरी हो जाती है तो ये 3 बंदे आप वापस टीम में उसके बदले ले आ सकते हैं। ऐसा हो कुछ वो पहले से वो तय करके वो अपना लिस्ट अब मैच रेफरी को देकर तो मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी राय है कि ऐसा होना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि 1962 में इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर थे विलियम बच व्हाइट, तो पाकिस्तान की टीम आई हुई थी, तो पहली बॉल पे उसने इम्तियाज को बोल्ड कर दिया कराची में। इट वॉज 1962। तो 2-2.5 ओवर उसने और किए, तो बहुत एक्साइटेड थे उमर कुरैशी उसकी बॉलिंग को देख, काफी मूवमेंट थी, काफी पेस था, लेकिन 15वीं बार पर उसका पट्टा चढ़ गया तो इट वाज नोवेयर। तो उसका कैरियर ही उससे उसके बाद तकरीबन तबाह हो गया। उसे ये ओनली प्ले 2 टेस्ट मैचेस। सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, इन्हें कहा कि मेडिकल ओपिनियन की ज़रूरत है, वो परवेज ने भी कहा था कब ली जाएगी। ये कह रहे हैं कि जब मेडिकल ओपिनियन से पता चले कि वो और हिस्सा नहीं ले सकता है टेस्ट मैच में, तब खिलाड़ी रिप्लेस किया जाए। एक जवाब हमें मिल गया थोड़ा बहुत। फिर ये कहते हैं सेम फॉर सेम इन टेस्ट क्रिकेट, कि आपकी लाइनअप में जो प्लेयर हैं बाहर 4 खिलाड़ी हैं। ये परवेज ने भी कहा था कि कौन से 4 होंगे, आइडेंटिफाई होने चाहिए। इनने भी कहा वो आइडेंटिफाई करें आप, एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है, एक बैट्समैन है, एक विकेट कीपर है, कोई और है।
इन्हीं में से रिप्लेसमेंट लेनी है आपको। स्पिनर अगर आपको रिप्लेस करना है तो स्पिनर को लाना है, फास्ट बॉलर को लाना है तो फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर को लाना है तो ऑलराउंडर। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते टू इम्प्रूव योर टीम। और ये इंजरीज आपकी सिर्फ बात करें, और मैंने चाहता टेस्ट की हम बात करें ज़्यादा, क्योंकि लंबी ड्यूरेशन का खेल है, इसमें एक आध प्लेयर अगर बाहर रह जाए तो 5 दिन में टीम टोटली मुश्किल में पड़ जाती है। मैंने कहा कि मैच रेफरी का बहुत बड़ा रोल है, और चीटिंग का उनसुर भी है, धोखा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ इनकी ऊपर इसकी बात मिलती है इस सेंस में कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सब लाया जाए। जख्मी होकर बाहर चला गया, नहीं, एक्सरे हुआ, बाकी चीज़ें में जो हुए उसके बाद डिसाइड किया जाए सब आ सकता है कि नहीं। जल्दबाजी में काम ना लिया जाए, जैसे इश्तियाक साहब कह रहे हैं, इसमें धोखा दिया जा सकता है टीम को और फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, जिनसे भी हमने बात की, इन तीनों से, ये तीनों कहते हैं कि सबकी ज़रूरत है, और मुझे भी लगता है टेस्ट मैच में सबकी ज़रूरत है। अब टू स्टार्ट विथ एक लाहे अमल बनाया जाए, एक तरीका बनाया जाए, एक सिस्टम हो जिसके थ्रू सब आए। हम इंजरी सबसे शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी सबस की बात करते हैं। सो क्रिकेट नीड्स इंजरी सब नाउ, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट। बात हुई थी पिछले हफ्ते के क्विज की, और मैंने कहा था वो तस्वीर आपने देखी, दिलीप कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, पॉली उमरिगर साथ में खड़े हैं, अजीम पॉली उमरिगर, ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया। कभी उन पर भी बात करूंगा। बहुत सही जवाब मिले हमें, बहुत ज़्यादा। जो पहले 10 हैं उनके मैं नाम लूँगा। ये हैं मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, शब्बीर ऋषि लथपुरा पुलवामा, आरिफ नज़ीर बाबा बसपुरा श्रीनगर, मलिक सरफराज सोनियम पटन, फारूक अब्दुल्ला बुटिंगो अनंतनाग, मीर जहरा सनोवर पटन बारामुल्ला, जावेद इकबाल मीर सिकंदरपुरा बड़गाम, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, इश्तियाक खान छठी बांडीपुरा, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर से। और भी सही जवाब है, लेकिन वो बाद में मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक आईडी से 2 नामों से भेज रहे हैं, उनका हमने एक कंसिडर किया है। और हमारे आज के विनर हैं आबिद शफी, सलीम के एंटरप्राइजेस के इनाम के। और ये भी बताता चलूँ कि इनाम का सिलसिला हम यहाँ आज ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ दुश्वारियाँ हो रही हैं उनको इनाम देने में, लेकिन क्विज का सिलसिला जारी रहेगा और आप हिस्सा लेते रहेंगे इस क्विज में। और आज का क्विज क्या है, थोड़ी देर में आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा क्रिकेट बॉल की, और इसके बारे में आप बात करेंगे कि क्या है, क्या बात है। मैं सवाल पूछूंगा, वो पहले आखिरी 3 सवाल हैं आज के प्रोग्राम के। और जो पहला है फ्रेंडशिप आइटिनरी के नाम से ये हमसे मुखातिब होते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। ये कहते हैं दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ। तो ये हमारे साहब के बारे में बात होती है, उन्हीं के सवाल होते हैं उनके बारे में, और उन्हीं की तस्वीरें होती हैं, उन्हीं के साउंड क्लिप्स होते हैं, और जो भी कुछ हो उन्हीं से वाबस्तगी है। इसको बदलना होगा। ठीक है आपकी ओपिनियन सर आंखों पे, लेकिन जो आपने बात कही है इसका जवाब तो मुझे देना होगा। आपको जोनाथन एग्न्यू की मैंने आवाज़ सुनाई, मैरी कॉम की सुनाई, रंजन सोढ़ी की सुनाई। तो कहीं वहाँ सवाल में ये था कि ये लोग किससे बात कर रहे हैं। आपको उस शख्स की आवाज़ पहचाननी थी, और इंसिडेंटली उस शख्स ने मुझसे बात की थी जो आपको पसंद नहीं आया। अगर इन्हीं ने किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात की होती, मेरे बगैर किसी कमेंटेटर से बात की होती, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होती। वो अगर एक ही आदमी होता तो भी ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये मैं था और मैं ही ये होस्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ प्रोग्राम, तो आपने ऑब्जेक्ट किया है। और अगर कहीं तस्वीर है जिसमें मैं शामिल हूँ, तो सवाल कभी ये नहीं था कि हुमायूं के साथ कौन है इस तस्वीर में। सवाल था आइडेंटिफाई दैट पर्सन, माई प्रेजेंस वॉज इमैटीरियल, बट द ओकेजन वॉज दैट आई वॉज प्रेजेंट। और ये इस्तेमाल क्यों करता हूँ मैं, साउंड क्लिप या ये तस्वीरें, इसलिए कि इंटरनेट पे आपको एक तरीका आता है, आप लोड करके आवाज़ पहचान लेते हैं, और जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो और तस्वीर अवेलेबल हो, इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। सवाल जब पूछा जाए तो थोड़ा सर्च करना पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, फिर जवाब दें, इसीलिए मैं पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपकी राय है, मैंने कहा यू हैव राइट टू योर ओपिनियन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मगर मैंने अपना जवाब बता दिया कि यही लोग अगर किसी और से बात कर रहे होते तो क्या आपको यही ऑब्जेक्शन होती, क्योंकि सवाल तो उनकी वॉइस का है, मेरा नहीं।
और आगे फ्रेंडशिप आइडेंटिटी कहते हैं कि हमारी नॉलेज में किसी चीज़ में इजाफा नहीं होती है, सवाल से होता है। सवाल उसलिए नहीं है आपकी नॉलेज में इजाफा, बाकी 29 मिनट 28 मिनट क्या हो रहा है प्रोग्राम में, नहीं हो रहा है इजाफा नॉलेज में, या बात नहीं हो रही है डिफरेंट चीज़ों पे। और अमीर हैं वो कहते हैं कि जो फोटो के सवाल हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मुझे समझ नहीं आई, किस तरह का सवाल पूछा जाए। अगर आप कहते हैं वीडियो क्लिप दिया जाए तो उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है, मैं वीडियो क्लिप नहीं दे सकता। ये फ्रॉड चैनल नहीं है जैसे लोग ऐसे वीडियो क्लिप दे के अपने नंबर्स बढ़ा देते हैं व्यूअर्स के, लेकिन हकीकत में वो उनका वीडियो क्लिप नहीं होता है और उनको इन्फ्रिंजमेंट लग जाती है कॉपीराइट की। मैं नहीं चाहता हूँ हमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगे। तो सवाल ऐसे ही होंगे जिनका आपको जवाब देना होगा। क्रेज लर्निंग के नाम से हमारे एक व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि ये जो रियल मैड्रिड है इसको सब रियल मैड्रिड आप क्यों कहते हैं। देखिए, जो स्पेनिश लोग हैं उसको रियल माद्रिद कहते हैं, तो ये वो रियल ही बोलते हैं, तो हम इसलिए रियल मैड्रिड कहते हैं। देखिए, क्विज है, आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा एक क्रिकेट बॉल की। बड़ा मुश्किल मामला है ये सवाल। ये बॉल जो है इससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लेकिन बैटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं। इस बॉल से एक बैटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये क्लू भी है आपके लिए। वो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये किस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बॉल है, ये म्यूजियम में है। कहाँ है ये विवाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप बताएंगे कि ये जो बॉल है इससे एक बैटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है और किसने बनाया है। Could be 1, 2, 3 players, team, whatever you feel like. एक बैटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस बॉल से, उसकी एक्चुअल फोटो है उसी बॉल की जो प्रिजर्व की गई है, वो बैटिंग रिकॉर्ड क्या है और किसने बनाया है। KKMS स्पोर्ट्स मैग के पेज पे आप इसका जवाब दे सकते हैं इनबॉक्स करके, ताकि बाकी को पता ना चले आपका जवाब कब आएगा, कैसे आएगा। और उसके बाद हम रिलीज कर देते हैं, उसमें टाइम भी होता है और डे भी होता है, पता चल जाता है कब हमें मिला है आपका जवाब। ये हमारा सवाल है आज का। और अब आखिरी पड़ाव आज के प्रोग्राम का, वाजिद गुलजार का सवाल। ये कहते हैं एम्पायरिंग स्टैंडर्ड्स हैव कम डाउन, कम हो गए, और जो टेक्नोलॉजी इसका उनको फायदा होना चाहिए था उससे लगता है अंपायर प्रेशर में है, और अंपायर बोल्ड फैसले नहीं ले सकता है, वो घबराता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या टेक्नोलॉजी ने डाउनग्रेड कर दिया अंपायरिंग को अपग्रेड करने के बदले? देखिए, इस सवाल के जो जवाब के कई पहलू हैं। पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अंपायर की मदद के लिए है, टू सप्लीमेंट करेक्ट डिसीजन मेकिंग। अब हमारा मामला ये है कि आधी पिच में बैट्समैन है, वो रन आउट हो गया तो थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है। अंपायर श्योर नहीं, इस मामले में आप सही कह रहे हैं, उस पर टेक्नोलॉजी का प्रेशर है, बेल पहले गिरे बाद में गिरे, मैं दूंगा बाद में देखेंगे क्या होगा। लेकिन थर्ड अंपायर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए थी टू ओवर रूल इफ इट्स इनकरेक्ट। ICC सोच रहा है, अभी कुछ नहीं किया। एक और बात यह है, ये हो गया, अगर आपने अंपायर को खुद लगा के कोई चीज़ मेरी नज़र में नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है, और तो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसी अजीब सी बात यह है कि जब जो अंपायर होता है बॉलर्स एंड पे, वो जाता है स्क्वायर लेग अंपायर से बात करने कि तुमने देखा अगर कीपर ने कैच पकड़ा या टप्पे के बाद फील्डर ने पकड़ा या क्या हुआ, और फजूल पे मिला जाता है, कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि उसके बाद ये सिग्नल तो होना ही है दोनों ने कुछ नहीं देखा, दोनों श्योर नहीं है, ये बात सही है। और अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ इनकरेक्ट डिसीजंस करेक्टेड बाय DRS वो ह्यूज है। अलीम डार एक है जिसमें कम है, कैटलब्रो है, एक आध अंपायर है, बाकी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और जो बोल्डनेस है वो अंपायर में नहीं है। अंपायर एक जैसे बाहर मशीन है, अंदर मशीन का टुकड़ा बन गया। पुराने ज़माने के अंपायर जो थे, चाहे वो डेविड शेफर्ड हो, चाहे वो वेंकट राघवन हो, चाहे वो डिकी बर्ड हो, शकूर राणा हो, बहुत बड़े अंपायर दुनिया में हुए, वो प्लेयर से बात करते थे, भाई ये कर रहे हो ये नहीं करो, ये हो रहा है, आई डोंट लाइक इट, तुम वो कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये इंटरवीन भी किसी चीज़ में नहीं कर पाते हैं, फैसला भी नहीं ले पाते हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस ठीक है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इनकी जो लेवल है ऑफ कॉम्पिटेंस वो पुराने अंपायरों से कम हो गई है। ये नहीं कि पुराने अंपायर गलत फैसले नहीं देते थे, अगर टेक्नोलॉजी तब होती तो तब भी बहुत से फैसले सही हो जाते जिनकी वजह से मैच का रुख बदला होगा, ये सही है। लेकिन मिनिमम थे इनकरेक्ट
जब DRS नहीं था और स्लो मोशन आ गया था तब के मैचेस देखिए, बहुत कम फैसले हैं जो अंपायरों ने गलत दिए हैं। क्रूशल फैसला गलत भी हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ, सही बात है, बट फॉर फ्यू अंपायर्स मेनी ऑफ देम आर नॉट अप टू इट। ये सैड स्टोरी है इसमें। और जाते जाते कि मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीत गया, इंटर मिलान सीरिया आ या इटालियन लीग जीत गया, और अभी भी टेंटलाइजिंग है। एथलेटिको आगे है, रियल बिल्कुल पीछे है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, टेंटलाइजिंग नहीं पहुंचा ला लीगा। और लेस्टर ने चेल्सी को हरा के FA कप जीत लिया, दुनिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। इजाजत चाहूंगा, कोविड के SOP चल रहे हैं, एहतियात करिए अपने लिए और अपने घर के लोगों के लिए।